नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो लेक्चर लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट में हम लोगों ने देखा था लाइट का कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर, फिर कॉन्वेक्स मिरर, देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वीडियो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे हम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर पे दो मीडियम है। ये सपोज एक डेंसर मीडियम है, पकड़ लीजिए ये वाटर है, और ऊपर वाला रेयर मीडियम है, सपोज कि ये एयर है। इधर से अगर कोई लाइट हम लोग छोड़ते हैं तो जाके ये हॉरिजन पे लड़ेगा और नॉर्मल के अवे चला जाएगा। अगर इसका एंगल बढ़ा के फिर से अगर हम छोड़ते हैं ये, तो ये और ज्यादा एंगल बना के बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही करते करते एक ऐसा टाइम आएगा जब लाइट को हम लोग छोड़ेंगे तो ये वाटर और एयर के एकदम हॉरिजन से पास होगा। इस टाइम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो 90 डिग्री होगा, और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो क्रिटिकल एंगल पे कोई भी लाइट को अगर छोड़ा जाए तो वो एकदम दो मीडियम के हॉरिजन से पास होगा। अगर इधर से अगर थोड़ा सा भी एंगल हम बढ़ा देते हैं और लाइट को छोड़ते हैं तो क्या होगा, लाइट ये मीडियम का बाहर जाने के बजाय भीतर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और इसी केस को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये वही सारे पॉइंट है जो मैंने बोला। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का दो कंडीशन होता है। एक तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल एंगल पे जब हम लोग लाइट छोड़ते हैं तो वो दोनों मीडियम का हॉरिजन से पास हो जाता है, और उससे थोड़ा सा ज्यादा एंगल पे अगर हम लोग लाइट छोड़े तो वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या है, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट को डेंसर से रेयर में जाना पड़ेगा। अगर रेयर से डेंसर में जाएगा लाइट तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा नहीं, क्योंकि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल भागता है। सब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इधर से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला है मिराज। मिराज क्या होता है, डेजर्ट एरिया में अगर आप देखेंगे तो दूर दूर जगहों पे लगता है कि वहां पे पानी है, पर पानी नहीं रहता है। इसी को मिराज बोलते हैं। ये एक इल्यूजन है। वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। अभी इंटरनेट वगैरह ब्रॉडबैंड जो चलता है अपना ऑप्टिकल फाइबर से ही चलता है, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही चलता है। नेक्स्ट, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड में इतना चमक क्यों होता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो बहुत कम होता है, तो कोई भी लाइट डायमंड पे अगर पड़ता है तो डायमंड उसको बाहर जाने नहीं देता है, डायमंड उसको भीतर में ही कैद कर लेता है। इसीलिए डायमंड में चमक रहता है बहुत ज्यादा। शाइनिंग ऑफ एयर बबल। अगर आप एयर बबल्स को देखेंगे उसमें भी शाइन रहता है, वो भी क्यों होता है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डॉक्टर्स जो एंडोस्कोपी करते हैं पेशेंट के पेट में, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है। ये सारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशंस याद रखिएगा, इधर से क्वेश्चंस आता है बहुत सारा। नेक्स्ट आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। इसमें है लेंसेज में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। लेंस दो टाइप का होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। दोनों लेंस का इमेज देख लेते हैं। ये जो लेंस है ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये जो लेंस है ये कनकेव लेंस है। लेंस का जो मिडिल पोर्शन होता है इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। अगर इधर से कोई लाइट पास करता है तो वो सीधा ही निकल जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला क्या था, बस इसमें एक प्लस आ गया था मिरर फॉर्मूला, दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेंस फॉर्मूला में बस माइनस रहेगा। और इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, m इक्वल टू h2/h1 या v/u। मिरर का मैग्निफिकेशन में क्या था, इधर माइनस v/u था, इधर पे माइनस का साइन नहीं रहेगा। और बाकी सारे जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सेम ही रहेगा, जो मिरर फॉर्मूला में था लेंस फॉर्मूला में भी वही रहेगा। v जैसे इमेज डिस्टेंस, u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बाकी सब फोकल लेंथ h2 h1। साइन कन्वेंशन जो लेंस का है वो मिरर के जैसा ही है। जैसे अगर लेंस के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो माइनस लेंगे उसको, अगर लेंस के राइट साइड में रखा हुआ है तो प्लस लेंगे। बस कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, और
कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं पावर ऑफ ए लेंस। एक लेंस रे ऑफ लाइट को कितना ज्यादा डेविएट करता है, इसी को पावर ऑफ ए लेंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। P यहाँ पे पावर है और F फोकल लेंथ है, मतलब पावर ऑफ ए लेंस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। और पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डायोप्टर। एग्जाम में पूछता है पावर ऑफ ए लेंस का यूनिट क्या होता है, तो डायोप्टर। सपोज बहुत सारे लेंस एक साथ हम लोग सजा के रख दिए, एक के बाद एक के बाद एक, तो उसका पावर हो जाएगा उसका एल्जेब्रिक सम। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 जो भी आएगा वो पावर ऑफ ए लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, चेंज इन पावर ऑफ ए लेंस। लेंस को अगर अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डालेंगे तो लेंस का पावर और फोकल लेंथ में क्या चेंजेस आएगा। सपोज ए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिस मीडियम में लेंस को डालेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बी। पहला केस में अगर ए बी से बड़ा हो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से बड़ा हो, इस केस में क्या होगा, पावर ऑफ लेंस जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। अगर पावर घटेगा तो फोकल लेंथ ऐसे ही बढ़ेगा, क्योंकि पावर और फोकल लेंथ में इनवर्सली रिलेशन है। नेक्स्ट, अगर A इक्वल टू बी, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम है दोनों बराबर हो गया, तो फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगा और पावर 0 हो जाएगा। थर्ड केस, इफ A लेस देन B, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम से कम रहेगा, उस केस में भी पावर ऑफ लेंस डिक्रीज होगा और फोकल लेंथ इंक्रीज होगा, पर जो नेचर ऑफ लेंस है वो चेंज हो जाएगा। यानी अगर वो कनकेव लेंस है तो वो कॉन्वेक्स जैसा बिहेव करेगा, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो वो एक कनकेव लेंस जैसा बिहेव करेगा। लेंस को अगर आप ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डालें या कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में डालें, दोनों केसेस में पावर घटेगा और फोकल लेंथ बढ़ेगा। और लास्ट वाले केस में, तीसरा केस में, लेंस का नेचर भी चेंज हो जाता है। तो इधर से एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वाटर के ऊपर जो सोप बबल होता है उसका नेचर क्या होता है। तो याद रखिएगा वो एक कनकेव लेंस की तरह काम करेगा। दिखता तो वो कॉन्वेक्स लेंस जैसा है पर वो काम करेगा कनकेव लेंस जैसा। नेक्स्ट अब हम आते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट पे। जब भी व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास कराया जाता है तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। इसी को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये देखिए एक व्हाइट लाइट है, एक प्रिज्म से पास करा रहे हैं इसको, तो 7 कलर में टूट जाता है, विबग्योर में VIBGYOR। और इसके पास अगर हम लोग इन्वर्टेड और एक प्रिज्म रख दें, ये जो 7 कलर है वो व्हाइट कलर बन के बाहर निकल जाएगा। तो यही है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इन 7 कलर में वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है और रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए रेड को एज ए डेंजर सिग्नल यूज किया जाता है, क्योंकि फॉगी वेदर में भी रेड को देखा जा सके। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में इनवर्सली रिलेशन है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम हो जाएगा, और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर इन 7 कलर में पूछे सबसे ज्यादा डेविएट कौन सा होता है, तो वायलेट कलर सबसे ज्यादा डेविएट होता है और सबसे कम डेविएट होता है रेड कलर। और अगर पूछे इन 7 कलर में से सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, तो रेड का स्पीड सबसे ज्यादा होता है और वायलेट का स्पीड सबसे कम होता है। नेक्स्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट वेव्स जब भी ट्रैवल करते हैं तो उनके रास्तों में कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, तो लाइट वेव्स उनमें लड़के इधर उधर स्कैटर कर जाते हैं। इसी को ही स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ब्लू कलर ऑफ स्काई। नेक्स्ट पॉइंट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा स्कैटरिंग उतना कम होगा। तो विबग्योर में वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है रेड का, मतलब वो सबसे कम स्कैटर करेगा, और सबसे कम होता है वायलेट का, वो सबसे ज्यादा स्कैटर करेगा। स्काई का जो ब्लू कलर होता है वो होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि स्काई का जो ब्लू कलर होता है वो क्यों होता है, आंसर हो जाएगा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्पेस ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि स्पेस का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और उधर पे लाइट स्कैटर नहीं करता है।
नेक्स्ट अब हम आते हैं कलर्स पे। कलर्स तीन टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी कलर, एक सेकेंडरी कलर और तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। प्राइमरी कलर्स वो कलर्स होते हैं जिसको मिला के जितने भी सारे कलर्स हैं उसको हम लोग बना पाए। बस तीन ही प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। इसको आप याद कर सकते हैं GBR से, ग्रेट ब्रिटेन होता है GBR, ग्रीन, ब्लू और रेड। नेक्स्ट सेकेंडरी कलर, दो प्राइमरी कलर को मिला के जो कलर बनता है उसे हम लोग सेकेंडरी कलर बोलते हैं, जैसे येलो, मैजेंटा और सायन, ये तीनों सेकेंडरी कलर्स है। ये ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो इसमें समझ में आएगा, रेड और ग्रीन को मिला के येलो बनता है, तो रेड और ग्रीन क्या हो जाएगा, प्राइमरी कलर, और ये येलो सेकेंडरी कलर। रेड और ब्लू मिला के मैजेंटा बनता है, तो ये मैजेंटा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कलर। ब्लू और ग्रीन मिला के साइन बनता है, तो ये साइन क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कलर। लास्ट है कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। जब दो कलर्स को मिला के व्हाइट कलर बना दिया जाए तो उन दोनों कलर को कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलेंगे। जैसे ब्लू और येलो को मिला के व्हाइट बनाया जा सकता है, रेड और साइन को मिला के व्हाइट बनाया जा सकता है, और ग्रीन और मैजेंटा को भी मिला के व्हाइट बनाया जा सकता है। इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो समझने में और आसानी होगा। ब्लू और येलो मिलके व्हाइट कलर बनाएगा, ग्रीन और मैजेंटा मिलकर भी व्हाइट कलर बनाएगा, रेड और साइन मिलकर भी व्हाइट कलर बनाएगा। मतलब ये सारे पेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। ये बाहर वाला पार्ट, इसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया में ब्लड नहीं होता है, ये ऑक्सीजन डायरेक्टली बाहर से ही ले लेता है। नेक्स्ट ये है प्यूपिल। प्यूपिल को कवर करता है इरिस। इरिस छोटा होता है और बड़ा होता है। प्यूपिल पे कितना लाइट जाना है ये इरिस डिटरमाइन करता है। अगर हम लोग डार्क रूम में घुसते हैं तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा और ज्यादा लाइट अपने अंदर डालेगा, और अगर हम सनलाइट में निकलते हैं तो उधर पे बहुत कम लाइट का जरूरत रहता है हम लोग को, तो इरिस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है और कम लाइट को अंदर में जाने देता है। और आंख का जो कलर होता है उसको भी इरिस ही बताता है, जैसे काला है कि ब्राउन है कि नीला है, ये किससे पता चलता है, इरिस से। नेक्स्ट ये सीलियरी मसल है जो आईलेंस को पकड़ के रखता है। ये पार्ट में विट्रस ह्यूमर रहता है और ये पार्ट में एक्वस ह्यूमर रहता है। ये रेटिना है जहां पे इमेज फॉर्म होता है। इमेज अगर पूछे कहां फॉर्म होता है तो रेटिना पे होता है। ये ब्लाइंड स्पॉट है, रेटिना पे पाया जाता है, इधर पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होता है। और एक येलो स्पॉट भी मिलता है जहां पे एकदम क्लियर इमेज मिलता है। तो आइए अब एक एक करके ह्यूमन आई का सारा प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। ह्यूमन आई एक्ट्स लाइक ए कॉन्वेक्स लेंस इन विच इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन रेटिना। ह्यूमन आई अपना जो है एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है। तो ये इमेज कैसा बनाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और इसका जो इमेज फॉर्म होता है रेटिना पे होता है। रेटिना में दो सेल्स पाया जाता है, रॉड और कोन्स। कोन्स कलर ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करता है और ये जो रॉड्स होता है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट इमेजेस फॉर्म्ड ऑन आईज आर रियल इन, ये मैंने नेक्स्ट इमेजेस फॉर्म्ड ऑन आईज आर रियल एंड इन्वर्टेड, ये वाला मैंने बोल दिया। नेक्स्ट लाइट एंटर्स आवर आईज थ्रू कॉर्निया। लाइट जो है कॉर्निया से एंटर करता है, तो कॉर्निया एक विंडो की तरह काम करता है अपने आंख के लिए। नेक्स्ट कॉर्निया ही एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जो ऑक्सीजन डायरेक्टली बाहर से ले लेता है। इरिस डिटरमाइन करता है कलर ऑफ द आईज। प्यूपिल डार्क रूम में जाओगे तो बड़ा हो जाएगा और लाइटेड रूम में जाएंगे तो छोटा हो जाता है। ऑप्टिक नर्व जो होता है आई को ब्रेन से कनेक्ट करता है। जो डार्क स्पॉट होता है उधर पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होता है, और येलो स्पॉट जो होता है उधर पे बहुत क्लियर इमेज फॉर्म होता है। नेक्स्ट है अकोमोडेशन ऑफ आई। जब भी आप पास की चीज देखें या दूर की चीज देखें उसमें आंख को अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट करना पड़ता है, इसी को अकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आंख के कितना सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखने से सबसे क्लियर इमेज फॉर्म होता है आंख पे, तो वो है 25 सेंटीमीटर। इसको याद रखिएगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। मोस्टली 4 तरह का डिफेक्ट एग्जाम में पूछता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। सबसे पहला है मायोपिया। इसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। मतलब अगर किसी को मायोपिया है तो वो पास का चीज आराम से देख पाएगा और दूर का चीज उसे नजर नहीं आएगा ठीक से। ये होता क्यों है? आई बॉल के इलॉन्गेशन से हो जाता है, या
आई लेंस का जो फोकल लेंथ है उसके छोटा होने से भी ये हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग कनकेव लेंस का यूज करते हैं या डाइवर्जिंग लेंस। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा कनकेव लेंस। इसको याद करने का तरीका है मायोकेव, मायो मतलब मायोपिया, केव मतलब कनकेव। और कनकेव लेंस का जो पावर होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। जब भी आप देखेंगे किसी को बोलते हुए कि मेरा चश्मे का पावर -1.5 या -3.5, माइनस में कोई भी वैल्यू रहे तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति मायोपिक है। तो ये है मायोपिया का इमेज। अगर किसी को मायोपिया है तो उसका इमेज रेटिना पे ना फॉर्म होके इधर पे कहीं फॉर्म होगा। अगर कनकेव लेंस लगाएं तो वो कनकेव लेंस क्या करेगा, इमेज को रेटिना पे बनाएगा। नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ठीक मायोपिया का उल्टा है। इसको बोलते हैं हम लोग फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, लोगों को दूर का चीज आराम से दिख जाता है पर पास का चीज देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल्स या इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आईज। इसको क्योर करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं। और कन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का आई। अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसका जो इमेज बनेगा रेटिना का बहुत बाहर बनता है। अगर यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगा दें तो वो इमेज को टान के फिर रेटिना पे ला देगा। नेक्स्ट आता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया होता है एजिंग की वजह से। इसमें क्या होता है, आई का जो एकोमोडेशन पावर है, मतलब फोकल लेंथ को बढ़ाना घटाना, वो खराब हो जाता है। इसके वजह से लोगों को न दूर का चीज ठीक से दिख पाता है और न पास का चीज ठीक से दिख पाता है। इसको ठीक किया जाता है बाईफोकल लेंस से। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है प्रेसबायोपिया ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बाईफोकल लेंस। लास्ट एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ऐसा बीमारी है आंख का जो आंख पे प्रेशर देने से या टीवी देखने से या मोबाइल देखने से, ये सब देखने से खराब नहीं होता है। ये बाई बर्थ खराब रहता है या आंख में कुछ इंजरी हो जाए उससे खराब हो जाता है। इसमें होता क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है आई लेंस का, इसमें होता क्या है, आई लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हर प्लेन में अलग अलग हो जाता है। इसमें होता क्या है, आई लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हर प्लेन के लिए अलग हो जाता है। इसकी वजह से आंख ठीक तरह से फोकस नहीं करने पाता है। इसको ठीक करने के लिए हम लोग सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। इसमें से ज्यादा क्वेश्चन यही आता है कि एस्टिग्मेटिज्म को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सिलेंड्रिकल लेंस। तो इधर पे खत्म होता है अपना लाइट चैप्टर। ये 2 पार्ट में बना हुआ है। पहला पार्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उसे भी जरूर देखें आप लोग। लाइट चैप्टर का एमसीक्यू भी बहुत जल्दी लाने वाले हैं हम लोग। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।